नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए आज हम जो है हिंदी शुरू करने वाले हैं, जो है भाषा प्रथम हिंदी। इसमें जो है आपको जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ ही जो है कलाम का जो माइनर टेस्ट 5 हुआ है उसके आधार पर हम डिटेल से जानेंगे, हर चीज को अच्छे से जानेंगे। एक बार आप क्लास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाने का तरीका जो है आपको जीवा स्टडी पर अलग ही मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हम देखो क्वेश्चंस के साथ साथ जो है सब कुछ करेंगे, देखते रहो डिटेल से कि संहारक शब्द का संधि विच्छेद है। तो जो संहारक शब्द है उसका जो संधि विच्छेद होगा सम प्लस हारक। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो गया। अब बात करते हैं कि ये संधि कौन सी है, तो ये है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, अब बात करें अपन कि जो है व्यंजन संधि कहते हैं किसको है। तो देखो व्यंजन संधि क्या होती है कि दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द बनाते हैं संधि में। तो जो पहला शब्द है ना, कौन सा पहला शब्द, उसका अंतिम वर्ण जो है या अंतिम आप जो कह सकते हो अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? व्यंजन। प्लस जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम जो अक्षर है वो क्या होना चाहिए? या तो स्वर होना चाहिए या क्या होना चाहिए? व्यंजन। मतलब स्वर और व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी दो शब्द है उसमें जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर आपका व्यंजन होना चाहिए और दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो वो कहलाती है आपकी व्यंजन संधि। कुल मिला के जो है क्या होना चाहिए? आपका जो है पहला जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? व्यंजन। जैसे यहां पर जो है मैं है, इसके नीचे हलंत है, इसका मतलब मैं के साथ स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है तो ये क्या है? सिर्फ व्यंजन है। और दूसरे में जो यहां पर भी व्यंजन आ रहा है और यहां पर तो व्यंजन और स्वर का जो है कोई लेना देना नहीं है, स्वर भी आ सकता है व्यंजन भी आ सकता है। लेकिन अगर यहां पर जो है आपका व्यंजन है तो ये संधि होती है आपकी व्यंजन संधि। इसके अलावा जो आपकी जो एक संधि होती है स्वर संधि। ठीक है, कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। शॉर्ट में बता देता हूं स्वर संधि को मैं आपको। स्वर संधि में सब जो है स्वर संधि खुद क्या कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। सबसे पहले होती है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। दीर्घ संधि में क्या होता है कि ए जो है ना ए आ और जो है प्लस में भी क्या हो? ए आ, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? आ। नाम में पता चला दीर्घ यानी कि बड़ा वाला बनाते हैं। बड़ा कौन सा है? ए और आ में आ। ऐसे क्या बनाता है? जो ऊ है ऊ वो आपका जो दूसरे ऊ से जुड़कर यानी कि समान स्वर जुड़ के जो है बड़े वाला स्वर बनाते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? छोटी ई या बड़ी ई है ना, उसके साथ वापस छोटी ई या बड़ी कोई भी जुड़ सकता है और बड़ी ई बनाएगा। नाम में क्या है? दीर्घ। तो इसका मतलब दो समान स्वर या जो समान जो है ना ए आ, एक प्रकार से समान स्वर होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो ए आ के साथ अगर ए आ है तो बड़ा जो है बड़ा कौन सा होता है? आ, तो वो बनेगा दीर्घ बनेगा। ऊ और जो है प्लस में छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा तो बड़ा ऊ बनेगा क्योंकि दीर्घ संधि है। छोटी बड़ी के साथ में अगर छोटी बड़ी है तो क्या बड़ी ई बनेगी क्योंकि दीर्घ संधि है। इसके अलावा एक होती है वर्धी संधि। कौन सी संधि? वर्धी संधि। वर्धी संधि में क्या होता है? वर्धी संधि में जो है ना आपका ए आ के साथ अगर ए और ए है तो आपका बनेगा ए। ठीक है, और अगर ए आ के साथ आपका ओ या औ है, ओ या औ है तो क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वर्धी संधि में क्या होता है? ए आ, मतलब शुरुआत में तो ए आ के साथ ए अगर जुड़ रहा है तो ए बनेगा, अगर ए आ के साथ ओ औ जुड़ रहा है तो क्या बनेगा? औ बनेगा। ये होती है आपकी वर्धी संधि। फिर आती है आपकी गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में आपका ए आ के साथ अगर ई जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है? ई, तो बनेगा ए। ठीक है, अगर आपका ए आ के साथ ऊ जुड़ रहा है तो बनेगा ओ। ठीक है, अगर आपका ए आ के साथ री जुड़ रहा है तो क्या बनेगा? आपका अर बनेगा। ठीक है, ये होती है आपकी गुण संधि। तो दीर्घ देख ली, वर्धी देख ली, गुण देख ली। अब क्या बचती है? अयादी संधि। इनको मैं हटा देता हूं, अयादी संधि के बारे में देखते हैं। ठीक है, अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है आपका? अयादी संधि में जो है ए का जो है ना कोई भी इसके साथ स्वर हो, ए प्लस अन्य स्वर हो तो क्या बनेगा? इसका ए बनेगा। ठीक है, प्लस जो है ए प्लस अन्य स्वर हो तो क्या बनेगा? आए बनेगा। ठीक है, फिर है आपका ओ प्लस अन्य स्वर हो तो क्या बनेगा? औ बनेगा, और औ प्लस अन्य स्वर हो तो आओ बनेगा। ये बात आपको ध्यान है
रखनी है। तो ये पूरा का पूरा अपन डिटेल से जान चुके हैं। तो इसका जो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, समय प्लस हारक। फिर क्वेश्चन आता है दूसरा, उत्तर प्लस श्वास की संधि होगी तो इसकी संधि क्या होगी, तो इसकी संधि होगी आपकी उच्छ्वास। और ये भी क्या है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है आपकी, यह भी आपकी व्यंजन संधि है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्लस श्वास यानी कि उच्छ्वास, उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, तय का क्या बन जाएगा, च, और सह का बन जाएगा छ। तो ये होता है उच्छ्वास, और इसमें जो संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि विसर्ग वाली होती है, तीसरी जो है संधि का रूप होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा यशोदा। इंपोर्टेंट बनता है, यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, और इसका संधि विच्छेद होता है यशय प्लस दा। ये होता है इसका संधि विच्छेद, क्या होता है, यशय प्लस दा। अब आपका जो आता है कौन सा, गंगोर्मी। गंगोर्मी में कौन सी संधि है, तो जो गंगोर्मी है ना, इसमें जो आपकी संधि है गंगोर्मी में संधि है गुण संधि। कौन सी संधि है, स्वर संधि का जो भाग होता है ना, गुण संधि, वो है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा आपका गंगा प्लस उर्मी। ठीक है, फिर आता है सोधारण। सोधारण में क्या आता है, सह प्लस उद्धारण। क्या होता है, सह प्लस उद्धारण, और इसमें भी कौन सी संधि है, गुण संधि है। फिर है वाड्मय। वाड्मय को क्या कहते हैं, वाक्य प्लस मय। तो ये किसका उदाहरण है, देखो स्वर आ रहा है, सॉरी व्यंजन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, व्यंजन संधि। क्या हो गया, व्यंजन संधि। तो आपका समझ में आ गया, विसर्ग संधि का उदाहरण यशोदा, वाड्मय जो है वाक्य जो है प्लस मय, और ये व्यंजन संधि गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी, गुण संधि सोधारण, सह प्लस उद्धारण। तो ये भी क्या हो गई आपकी गुण संधि हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, किस शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास है। सबसे पहले हम जो है ना, कैसे पता चलेगा कि संप्रदान जो है तत्पुरुष समास है या नहीं, तो देखो जो आपका पहला है वो क्या है, दयाद्र। क्या है, दयाद्र। ये है दया से आद्र। देखो लिखते हैं पहले इनको, दया से आद्र, तो ये होता है आपका दयाद्र। ठीक है, विद्यालय। विद्यालय क्या होता है, विद्यालय का क्या बनेगा आपका, तो ये हो गया दया से आद्र। और वैसे जो है विद्यालय का जो आपका बनेगा वो बनेगा विद्या के लिए आल्य। विद्या के लिए आल्य। ठीक है, विद्या के लिए आल्य। ठीक है, अब आता है आपका आमरण। आमरण का हो गया आपका मरण तक या मृत्यु तक, तो हम मरण तक लिख देते हैं, क्या, मरण तक। ठीक है, अब आता है आपका प्राप्तोदक। जो प्राप्तोदक है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उद्दक को प्राप्त। उद्दक मतलब होता है जल, जल को या उद्दक को प्राप्त। अब आप बताओ कि संप्रदान तत्पुरुष समास कौन सा है। दयाद्र हो गया दया से आद्र, विद्यालय हो गया विद्या के लिए आल्य, आमरण हो गया मरण तक या मृत्यु तक, प्राप्तोदक हो गया उद्दक को प्राप्त, यानी कि जो है आपका जल को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो जो है आपका बात आती है संप्रदान तत्पुरुष की। तत्पुरुष समास होता है उसमें, देखो पहले हम तत्पुरुष समास को जान लेते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो है पहला पद गौण, यानी कि पहला पद का कोई महत्व नहीं होता, और दूसरा पद होता है प्रधान। दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी अनेक भाग होते हैं। इसमें अनेक भाग कैसे होते हैं, वही कर्ता ने कर्म को संप्रदान से, वो अगर आपको याद है तो मैं आपको सुना देता हूं धीरे धीरे। कारक याद है ना अपने को, कर्ता ने, तो अगर जहां पर ने आ जाए ना, इसका मतलब वो कौन सा है, वो आपका है कर्ता ने, मतलब कर्ता का तत्पुरुष समास है। फिर कर्म को, कारक याद है ना आपको, कर्म का क्या होता है को, तो को जहां पर भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। तो अब देखो यहां संप्रदान पूछा है, तो देखो मैं धीरे धीरे सुना देता हूं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए होता है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के रा री, अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे, वो होता है ना। अगर नहीं होता तो आप अभी जो गूगल पर सर्च करें और देखें कि कारक और उनके चिन्ह, विभक्ति चिन्ह और कारक जो है सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो संप्रदान का क्या आ रहा है, दोबारा देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो देखो यहां पूछा संप्रदान, तो के लिए ये रहा, के लिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2।
अब देखो क्या बोला, कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या होता है को, तो ये रहा को, तो ये क्या हो गया कर्म तत्पुरुष, कौन सा हो गया कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर आप जो है धीरे धीरे और आगे जाओगे तो आपको जो है एक और आएगा, जो है देखो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ये रहा कर्ण से, तो ये है कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास। समझ में आया ना आपके, ठीक है। और बचा आमरण, तो मरण तक, और ये मरण तक जो है ना आपका, ये आपका अवयव भाव समास, उसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से अवयव भाव समास को। तो बात कहां पर आ रही है आपकी, विद्यालय, क्योंकि विद्या विद्या के लिए आले, और संप्रदान में होता है के लिए, तो उत्तर हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गायन शब्द में संधि है, गायन शब्द में संधि है, तो जो गायन शब्द है उसका संधि विच्छेद बता देता हूं मैं, गे प्लस अन, गे प्लस अन। और अभी जो है हम ऊपर पढ़कर आए हैं अपन कि गे प्लस अन कौन सी संधि हो सकती है, तो अयादी संधि। क्यों अयादी संधि, क्यों, क्योंकि अयादी संधि में क्या होता है, ए प्लस अन्य स्वर आने पर वो क्या बन जाता है आपका आय बन जाता है। तो वही देखो यहां पर डबल मात्रा, इसका मतलब ए है, ठीक है, और प्लस अन्य स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा, जो ये मात्रा है इसका क्या बन जाएगा आय, तो गए तो वैसा ही रहा, प्लस आय बन गया, प्लस अन्न बन गया, तो इसको जो क्या हो गया गायन, ठीक है, क्या हो गया गायन। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका अयादी संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा जो है समास कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा समास को देख लेते हैं, जो अपने जो है लगभग 6 प्रकार के जो है समास होते हैं। तो तत्पुरुष समास शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, तत्पुरुष समास पहला कौन सा, तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या होता है, जो है प्रथम पद गौण, प्रथम तो पद क्या होता है गौण, यानी कि प्रथम पद का तो कुछ महत्व नहीं होता, और दूसरा पद होता है प्रधान, दूसरा पद प्रधान, ठीक है, मतलब दूसरा पद क्या होता है प्रधान होता है। फिर आता है दूसरा आपका, वो आता है कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय समाज में होता है विशेषण विशेष्य का संबंध, विशेषण विशेष्य का संबंध, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। तीसरा आपके क्या होता है, तीसरा होता है आपका दिग्गु समास। दिग्गु समास, दिग्गु में क्या होता है, दिग्गु में आपका ध्यान रखना संख्यावाचक होता है, कोई भी संख्या ना आ गई ना तो वो इसका उत्तर हो जाएगा, तो दिग्गु होता है संख्यावाचक, ठीक है। चौथा जो आपका होता है द्वंद्व। द्वंद्व समाज में क्या होता है, दोनों पद समाज, जो दोनों पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, ठीक है। ये जो अलग से भी पूछ सकते हैं कि दोनों पद प्रधान किस में होते हैं। फिर है बहुब्रीहि समास, पांचवा है आपका बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जो है दोनों ही पद क्या होते हैं, जो है नगण्य होते हैं, गौण होते हैं, दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद गौण होते हैं, और जो है इसका तीसरा अर्थ निकलता है, जो भी शब्द होता है उसका तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे पीतांबर, पीत है जिसके अंबर, पीले हैं जिसके कपड़े, कौन सा श्री कृष्ण, वैसे अलग अर्थ निकले, ठीक है। फिर होता है छठा आपका, वो होता है अव्ययी भाव समास। छठा कौन सा होता है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान, या हम कह सकते हैं पहला पद होता है अवयव, ठीक है। पहला पद क्या होता है अवयव होता है, अवयव भी आगे हम पढ़ते रहेंगे। तो जो है आपको 6 प्रकार के समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, प्रथम पद गौण और दूसरा पद होता है आपका प्रधान, ठीक है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। दिग्गु समास में हमेशा संख्या आती है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता। बहुब्रीहि समास में जो है दोनों पद ही गौण होते हैं और तीसरा अर्थ निकलता है उनका। और अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा जो यह क्या होता है, पहला पद अवयव होता है, अवयव होता है जिसका कोई भी क्षरण नहीं हो सकता, न ही उसका बहुवचन बन सकता हो। तो ये सारा जो है आप समास को हम देख लेते हैं। तो यहां पर आ रही है कर्मधारय समास की बात, ठीक है। तो देखो सबसे पहला रहा है वचनामृत, ठीक है। तो ये होता है वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत, ठीक है। दूसरा है विद्याधन। विद्याधन क्या होता है, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, ठीक है। फिर है क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि में क्या होता है, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है। फिर आपका था चंद्रमुखी। चंद्रमुखी में क्या होगा, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख या चंद्र के समान मुखी। तो ये जो है ना सारे के सारे ही कर्मधारय के उदाहरण हैं, सारे के सारे क्या हैं आपके
कर्मधारय के उदाहरण है, तो ये क्वेश्चन शायद गलत होगा। अगर आपको इसमें कोई और उत्तर लग रहा है तो आप जरूर मुझे बता सकते हो, लेकिन जो है ये सारे के सारे जो है कर्मधारय के ही उदाहरण है, तो ये क्वेश्चन वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो कर्मधारय का नहीं है। ये सारे के सारे आपके कर्मधारय के ही उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, और कर्मधारय में अपन जो है बात कर ही चुके हैं कि कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का जो है संबंध होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो सबसे पहले जलवायु, तो जलवायु होता है जल और वायु, तो अब आपको पता चल गया होगा, जैसे माता पिता, माता और पिता, तो वैसे जलवायु मतलब जल और वायु, तो ये द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जीवदया, जीवदया में कौन सा होगा, जीवदया होता है जीवों पर दया, जीवों पर दया, जीवों पर दया, और जीवों पर एक होता है अधिकरण तत्पुरुष, तो इसको हम मान सकते हैं तत्पुरुष समास है। ये कौन सा है, तत्पुरुष समास। दशक, 10 वर्षों का समूह, और ये 10 वर्षों का समूह यानी कि क्या है, संख्यावाचक है, और संख्यावाचक है तो ये क्या हो गया, द्विगु, क्या हो गया, द्विगु। जलज, जलज कौन सा है, जो जलज होता है जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, और जलज किसको कहते हैं, जल में जो है जन्म लेने वाला, यानी कि कमल, और कमल क्या तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका, तो तीसरा अर्थ किसमें निकलता है आपका, बहुब्रीहि समास में, किसमें निकलता है, बहुब्रीहि समास में, तो ये बहुब्रीहि का उदाहरण है। तो ध्यान रखना ये सारे किसके उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको पता है संज्ञा जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है संज्ञा, सबसे पहले होती है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जो है किसी व्यक्ति या वस्तु, या जो है वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, उसके नाम का बोध करवाए, ठीक है, उसका व्यक्ति का ही बोध करवाए। फिर है जातिवाचक, जातिवाचक होती है जिसमें जो है पूरी की पूरी जाति का ही बोध हो। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं राम, राम क्या है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि जो है व्यक्ति को जो है आप क्या कर रहे हो, व्यक्ति को जो है एक पूरे को जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति है राम, ठीक है। फिर जातिवाचक, जातिवाचक में मतलब आप पूरी की पूरी जाति को ही बताते हो, जैसे मनुष्य, मनुष्य में राम श्याम जो है मोहन सोहन सब आ जाते हैं, तो क्या है जातिवाचक। और फिर एक भाववाचक, भाववाचक मतलब जो अपने को दिखती ही नहीं है, जैसे प्यार, ठीक है, प्यार हुआ, क्रोध हुआ, ये सब होते हैं भाववाचक। और वैसे जातिवाचक में 2 शब्द जो है उप प्रकार और है, वैसे इनको प्रकार भी मान सकते हो। एक होती है द्रव्यवाचक, कौन सी, द्रव्यवाचक, जिसमें जो है द्रव्य आते हैं, द्रव्य मतलब धातु है, धातु, ठीक है, ये सारे आते हैं द्रव्यवाचक में। और एक होती है समूहवाचक, जो समूह का बोध कराती है, वो होती है समूहवाचक, ठीक है। बात यहाँ हो रही है भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक कौन सी होगी, देखो मैंने अभी बताया भाववाचक जो दिखाई नहीं देती, क्रोध है, दिखाई मतलब उसका कोई जो है फिजिकल जो है भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो क्रोध, क्रोध के अलावा प्यार है, दुख है, सुख है, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। वर्षा, वर्षा को वैसे जो भाववाचक भी संज्ञा जो है कहा गया, लेकिन जो है इसको जातिवाचक संज्ञा ज्यादा माना जाता है, ये भाववाचक भी होती है लेकिन जातिवाचक होगा इसका। अरावली, अब मैं ये बोल देता ना पहाड़ी, पहाड़ी क्या होती है, पहाड़ी एक जाति होती है, पहाड़ी कोई भी हो सकती है, अरावली हो सकती है, विंध्याचल हो सकती है, सतपुड़ा हो सकती है, तो पहाड़ियों के तो अनेक प्रकार है, लेकिन अरावली, अरावली एक स्पेशल पहाड़ी है जो राजस्थान में पाई जाती है, इसका नाम अरावली है, तो ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि नाम से बोध हो रहा है, ठीक है। लड़का, लड़का कौन, सोहन मोहन राम श्याम, कौन सा लड़का, तो लड़का पूरी जाति को डिनोट करता है, लड़का जितना भी जो है धरती पर लड़के हैं वो सारे के सारे लड़का शब्द में आ जाते हैं, तो ये होती है जातिवाचक। तो यहाँ पर भाववाचक का उदाहरण कौन सा आ गया आपका, क्रोध, ठीक है। जातिवाचक के 2 जो है उप जो है भेद होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, द्रव्यवाचक जो धातुओं है, धातुओं जो है द्रव्य ठोस गैस इनका जो है क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं, और समूहवाचक जो समूह का बोध करवाते हैं। फिर यथाक्रम में समास है, तो देखो यथाक्रम में कौन सा समास है ये पूछा है, तो यथाक्रम होता है कर्म के अनुसार, ठीक है, कर्म के अनुसार। और जो है ना यथाक्रम जो होता है आपका अव्ययी भाव समास होता है, कौन सा, अव्ययी भाव, क्यों, क्योंकि इसमें प्रथम पद प्रधान है और जो है आपका अव्यय है ये, ठीक है, यथाक्रम जो है प्रथम पद प्रधान और अव्यय है, इसलिए जो है अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। फिर किस समास में सामासायिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। अभी मैं ऊपर बता के आया कि विशेषण विशेष्य का संबंध, या इसको हम कह सकते हैं उपमेय उपमान का जो है संबंध होता है आपका कर्मधारय समास में। कौन से समास में, कर्मधारय समास में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कर्मधारय समास, ठीक है। अव्ययी भाव के समास में पढ़ चुके, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं,
ठीक है। बहुब्रीहि में क्या होता है, ना तो पहला पद ना दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, गुणवाचक क्या होता है, विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण, जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि गुणवाचक क्या होता है, विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन बोला जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो मैंने आपको बताया जातिवाचक के भी दो भेद होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या आती है, धातु है, धातु जो है आपके जो है ना ठोस, द्रव्य, गैस ये आते हैं, धातु है, धातु मान लो आप। ठीक है, धातु है, धातु आती है। एक होती है समूहवाचक, जो आपके क्या होते हैं, जो समूह का बोध करवाए। ठीक है, समूह का बोध करवाए। ठीक है, अब देखो जैसे लोहा, लोहा क्या है, लोहा आपका देखो जो है द्रव्यवाचक है, एक धातु है ना लोहा, तो ये क्या हो गई, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, विनम्रता, विनम्रता क्या होती है, विनम्रता क्या होती है, जैसे विनम्र स्वभाव, क्या हो गया, भाव आ रहे हैं आपके अंदर से। ठीक है, जैसे प्यार, दुख, क्रोध होता है, वैसे विनम्र होता है। तो विनम्रता क्या हो गई आपकी, जो है विनम्रता हो गई आपकी ऑप्शन नंबर 2, क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, विनम्र मतलब भाव, भावना होती है ना, विनम्र भाव से। ठीक है, मेज, मेज भी क्या होती है, मेज क्या होती है, मेज बहुत सारी होती है, तो मेज भी क्या होती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी क्या होगी, तालाब, तालाब भी क्या होती है, बहुत सारे तालाब है, कोई स्पेशल तालाब का नाम थोड़ी ले रहे हैं, तो ये भी क्या होगी, जातिवाचक हो गई। तो भाववाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विनम्र। अगला क्वेश्चन, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर यहां होना चाहिए, तभी मैं सोचूं मेरे से गलत कैसे पढ़ा जा रहा है, तो यहां होना चाहिए। ठीक है, विनम्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस कर्म में सर्वनाम का भेद नहीं है, ये और देख लेते हैं। सर्वनाम आपके भी 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, अब जान लेते हैं थोड़ा सा सर्वनाम को, कि 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो, सर्वनाम जो है, एक तो था आपका पुरुषवाचक। ठीक है, दूसरा आपका निश्चयवाचक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो आपका है निजवाचक। ठीक है, निजवाचक क्या होता है, बिल्कुल विशेषण होता है। चौथा आपका संख्यावाचक, क्या संख्यावाचक विशेषण होता है, सॉरी सर्वनाम पूछा है, गलती हो गई। देखो, सर्वनाम होते हैं आपके कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पुरुषवाचक होता है, बिल्कुल होता है। निश्चयवाचक होता है, बिल्कुल होता है। निजवाचक होता है, बिल्कुल। लेकिन संख्यावाचक क्या होता है, ये विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण। और पूछा था भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इनको डिटेल से जान लेते हैं, ये चौथा हो जाएगा, क्योंकि क्या है, विशेषण का जो है भेद है। ठीक है, 6 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में एक तो होता है उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में कोई भी शब्द जो है ना, मैं और हम यूज होता है, हम ये करेंगे, मैं ये करूंगा, ये होता है उत्तम पुरुष। एक होता है मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष, मध्यम। और मध्यम पुरुष में क्या होता है, तू, तुम और आप। ठीक है, फिर एक होता है अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष में क्या होता है, वह, वे, वो, उस, इस, ये शब्द आ जाए तो कौन सा है, अन्य पुरुष। ठीक है, अब बात आ रहा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक होता है जो है संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी, संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के साथ अगर वे, वह, ये संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं ना, तब तो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक। और संज्ञा के लिए होते हैं तब कहलाते हैं आपके ये अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो अगर संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, मतलब है, वे, वह, ये भी है और साथ में संज्ञा भी है, तब तो हो जाएगा निश्चयवाचक। और जो है आपका वह, ये, वह शब्द है और जो है संज्ञा नहीं है, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। जैसे 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि वह लिख रहा है, वह लिख रहा है। तो इसमें जो है ना, इसमें क्या हो रहा है, वह के साथ कोई संज्ञा नहीं है, वह खुद संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक जो है सर्वनाम। एक वह महेश की गाय है, वह महेश की गाय है। तो इसमें क्या हो रहा है, वह महेश के लिए प्रयुक्त हुआ, यानी कि संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ, तो ये होता है निश्चयवाचक। मतलब ये निश्चित है कि वो क्या है, महेश की गाय है। तो ध्यान रखना है, संज्ञा के साथ अगर वह प्रयुक्त होना, तब तो होता है आपका निश्चयवाचक। और संज्ञा के स्थान पर हो, जैसे यहां पर कोई संज्ञा नहीं है, वह लिख रहा है, तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक। निजवाचक मतलब निज मतलब प्राइवेट, जैसे, ठीक है, निजवाचक क्या हो गया, मेरा खुद का। ठीक है, निजवाचक क्या हो गया आपका, जैसे कोई भी चीज है वो मेरी खुद की है। ठीक है, मेरा, अपना, ये जो है आपके क्या होते हैं, निजवाचक होते हैं। ठीक है, मेरा, अपना, ये होते हैं निजवाचक, यानी कि निजी जो होते हैं ना, प्राइवेट, ये तो मेरा है, वो होते हैं निजवाचक। ठीक है,
अब बात करते हैं, तीन तो हो गए, चौथा भेद जो आपका होता है वो होता है प्रश्नवाचक। कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक में क्या क्या शब्द यूज होते हैं? क्या, कौन, मतलब लास्ट में जो है प्रश्न बन जाए एक, कब, किसने, ये होते हैं आपके प्रश्नवाचक। ठीक है। पांचवा जो शब्द जो होता है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक में क्या होता है? ये किसका है, जैसे है ना किसका है, वो जो है कैसा है, तो ये सारे के सारे होते हैं अनिश्चयवाचक, कोई निश्चित नहीं होता। और छठा होता है आपका संबंधवाचक। और संबंधवाचक में जो है ना आपके क्या होते हैं, ऐसे जोड़े से आते हैं, जैसा, वैसा, ठीक है, जिन्हें, उन्हें, ऐसे जोड़े में कोई शब्द आए ना तो वो होते हैं आपके संबंधवाचक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है भेद कौन सा नहीं है? गुणवाचक, क्योंकि गुणवाचक आपका किसा जो है, संख्यावाचक जो है किसका सा होता है? विशेषण का उदाहरण भेद होता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? अभी ऊपर मैंने बताया मध्यम कौन सा होता है? तू, तेरा, तुम्हारा, आपका। तो ये देखो, तू, आपका, तुम्हारा, ये तो जो है मध्य पुरुषवाचक है। मेरा कौन सा है? मेरा हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मध्य पुरुषवाचक, मध्यम में क्या आता है? तुम, तुम्हारा, आपका, अपना, सॉरी, आपका, तुम्हारा, आप, तू, ये होते हैं। और उत्तम में क्या होता है? मैं, हम, मेरा। अन्य में क्या होता है? वह, वे, उस, इस। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस समूह में सभी के सभी प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक की प्रश्न बनना चाहिए। देखो किसको, तो इससे प्रश्न बनता है क्या, क्या से भी प्रश्न बनता है, कोई से कोई प्रश्न नहीं बनता। कोई है, इससे कोई प्रश्न थोड़ी ना बनना। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। किसी से भी कोई प्रश्न नहीं बनता। किसको से बन सकता है? आप से भी कोई प्रश्न नहीं बनता। ठीक है। कौन, तुम कौन हो, प्रश्न बन रहा है। ठीक है। तुम किसे ढूंढ रहे हो, प्रश्न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है। फिर है, तुम्हें किसने भेजा, प्रश्न बन रहा है, बिल्कुल, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारा नाम मुकेश है, तो क्या इससे कोई प्रश्न बन रहा है? तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या से तो बन रहा है, लेकिन क्या नहीं है यहां पर, तुम्हारा है क्या, तो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है। किसी की जो है पेन गुम गया, किसी का पेन गुम गया, क्या प्रश्न बन रहा है? नहीं बन रहा, तो इससे भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो प्रश्न किससे बनेंगे? इन दो, तीन से बनेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आप चैनल जीवा स्टडी को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे से देखेंगे आप क्लास, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तब तक चैनल जीवा स्टडी पे बने रहें। धन्यवाद।